सामीन नाजरीन, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद दांत होना नहायत ज़रूरी है। लेकिन सेहतमंद दांत कैसे रखे जा सकते हैं? क्या इसके लिए एक अच्छे डेंटल डॉक्टर के साथ मशावरत ज़रूरी है? इस वक्त हम प्रिंसिपल डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास मौजूद हैं। ये सबका प्रेसिडेंट रोटरी क्लब जंग सेंट्रल भी रह चुके हैं और आज हम इनसे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ जो डेंटल हेल्थ के रेलिवेंट है वो भी इनसे जानना चाहेंगे। ये एक इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल प्रोग्राम है और ऑल एज ग्रुप्स के कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर यह मुख्तस किया गया है। दांतों की देखभाल कितनी ज़रूरी है ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराइएगा। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है। मैंने 92 में अपनी ग्रेजुएशन की और 95 से मैं प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ़र कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी मैं काफ़ी देर से रहा। मैंने अपने करियर के आगाज़ में ये सोच लिया था कि मुझे यकीनन कुछ नए काम करने हैं। इसी जुस्तजू में मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी जाता रहा। उसके साथ बड़ी अपनी प्रैक्टिस, अगरचे शुरू से एक बिजी स्केड्यूल था, नए ट्रेंड्स आपको पता है कि हमें लम्हा बलम्हा हमारे पास आते रहते हैं। वक्त के तकाज़ों के साथ चलना, नई मालूमात हासिल करना और एजुकेशन हासिल भी करना और लोगों तक फराहम भी करना, ये मेरा हमेशा से पैशन रहा। इसी सिलसिले में काम करते हुए मैंने कुछ अर्सा पंजाब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर भी पढ़ाया, मैं वहाँ पर रजिस्ट्रार भी रहा। कुछ अर्सा मैं आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट करता रहा। MCPS के लिए मैं CMH लाहौर रहा और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग 2 साल की CMH लाहौर से मुकम्मल की। इसके अलावा गाहे बगाहे मैंने लेज़र का डेंटल में इस्तेमाल के लिए आखिर यूनिवर्सिटी जो जर्मनी से की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी मैंने एक 5 इयर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया। अगरचे मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका, लेकिन मैं उसकी ट्रेनिंग उसकी भी हासिल कर चुका। इसके अलावा बहुत सारे जहाँ भी दुनिया में कोई भी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें मैं गाहे बगाहे शिरकत करता रहा। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं भी ये चाहूँगा कि भाई आज का जो प्रोग्राम हो इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा डिलीवर करें, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दें जिससे आपका और हमारा वक्त ज़ाया ना हो और आपको यकीनन इससे बहुत सारी बातें मिलेंगी और आपको अपनी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी ये कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद दांतों का होना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब दांत नहीं होंगे तो हम खा पी नहीं सकते हैं और हम अपनी डाइट जब प्रॉपर नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली जो हम वीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, सेहतमंद दांत कैसे होते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ओरल कैविटी है, जो हमारा मुंह है, वो गेटवे है हमारी बॉडी का। उस गेटवे को ही अगर हम दुरुस्त हालत में नहीं रखेंगे तो यकीनन हमारी सेहत पे उसके बुरे असरात होंगे, बीमारियां भी हम पे आसानी से हमलावर हो जाएंगी और हम अपनी ज़िंदगी एक सेल्फ़ इस्टीम के साथ नहीं गुजार सकेंगे और एक तकलीफ़ में और हमारा वक्त गुजरेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारें तो यकीनन आपकी स्माइल भी अच्छी हो, आपके दांत बहुत अच्छे हों, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, ताकि आप अपना हिस्सा जो एक सोसाइटी आपसे तकादा करती है वो उसमें आप डाल सकें। तो आज हम इसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं। तो जैसे जो भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं उसके आपको जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जैसा कि ये हमारा एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और हम कम्युनिटी की अवेयरनेस के लिए जो है इस प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस ये एक इतनी कीमती चीज़ है कि जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते और पढ़ा लिखा और अनपढ़ भी इसी तरह बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी आलिम है, जानने वाला है, और एक अनपढ़ जो है वो जानता नहीं है। हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में तो डॉक्टर साहब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिन्हें पता नहीं होता और
दांतों के रेलिवेंट बहुत सी डिजीज़ और बहुत से प्रॉब्लम्स उनको होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे शहर में भी जो वेल एजुकेटेड तबका है वो भी इन कबाहतों का शिकार है। आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यकीनन आपने बात दुरुस्त की है। मैं आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। यकीनन जो लोग वाकिफ़ भी हैं, जो एजुकेटेड भी हैं, आपने कहा कि उनमें भी ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ना हॉस्पिटल में ना किसी भी क्लिनिक पे आपको रश कम होने का नाम ही नहीं लेता। उसकी बुनियादी वजूहात हैं कुछ, जिसमें से मैं 3-4 बातों की तरफ आज रोशनी डालूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दांत हैं, जो हमारी ओरल कैविटी, उसमें सिर्फ दांत ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसके 3-4 सेगमेंट हैं। उसमें एक सेगमेंट तो हमारे दांतों का है, दूसरा हमारे फेशियल मसल्स का भी है, तीसरा सेगमेंट हमारे सलाइवा यानी थूक का है, और चौथा सेगमेंट हमारे टीएम जॉइंट का है। ये 3-4 चीज़ें मिलके ही हमारी जो ओरल हेल्थ है उसको कवर करेंगी। तो हमें यकीनन इन सारी चीज़ों की तरफ निहायत तवज्जो से हमें तवज्जो भी करनी होगी, और इसके लिए हमें कुछ ऐसी सेहतमंद एक्टिविटीज़ हमें अडॉप्ट करना होंगी जिससे हमारी डेंटल हेल्थ, हमारी ओरल हेल्थ और इन टर्न हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब हों। जी बिल्कुल, आपके कहने का मकसद ये है कि चंद एक ऐसे टूल्स हैं जो सेहतमंद दांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि मैं आपको ना मुख्तरन 3-4 बातें एडवाइस करूंगा कि हम अगर हम उन पे अमल करें तो हम अपनी ओरल हेल्थ को, अपनी डेंटल हेल्थ को और अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो आपके लिए एक नई बात होगी वो ये है कि हम सर्केडियन रिदम, सर्केडियन साइकिल के साथ जिएँ। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया कि अगर हम सुबह को जल्दी राइज करें, अगर हम रात को जल्दी सो जाएं, ठीक है जी, और हम अपना खाना रात के सोने से 2 घंटे पेशतर ख़त्म कर लें, उसके साथ हमारी ओरल हेल्थ, हमारी डेंटल हेल्थ, हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। या इसकी वजह क्या है? जो सर्केडियन रिदम के साथ जब हम नहीं जीते तो हमारे मुंह का पीएच यानी तेजाबियत का जो पैमाना है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से फिर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। जब भी हमारे मुंह में पीएच डाउन साइड पर जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे हमारे मुंह में डेंटल कैविटीज़ बनेंगी, हमारे मुंह में अल्सर्स बनेंगे, हमारे मुंह में पिंपल्स बन सकते हैं, हमारे मुंह के अंदर गम बॉयल बन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम का हम शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो टूल अभी आपने पूछा वो ये है कि हम सर्केडियन रिदम के साथ जिएँ, हम टाइम के साथ उठें और टाइम पे। अगर आप अब तो सारी दुनिया सिमट के गूगल पे आ गई है, तो आप सब लोग खुद भी देख सकते हैं, सारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, कि हमारे लिए जो सर्केडियन रिदम है ये हमारी किताबों, हमारे निसाब का हिस्सा भी है कि भाई हमारा ब्लड प्रेशर जैसे सूरज राइज करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। दोपहर के टाइम में, दोपहर के औकात में हमारा ब्लड प्रेशर अपनी पीक पर चला जाता है और वो कुछ घंटों के लिए उस पर रहता है, उसके बाद फिर वो कम होता है। अब इसका डेंटल हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है? इसका डेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ इस तरह से है कि अगर हम रात को लेट सोएंगे तो हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होंगे जो हमें सोने की हालत में रिलीज़ होने हैं, उसके साथ हमारी रिपेयर होनी है, वो नहीं होगी, और इसका नतीजा हमें डेंटल हेल्थ के ऊपर और हमारी गट के ऊपर और हमारी मुंह की जो झिल्ली है उसके ऊपर हमें भुगतना पड़ेगा। तो सबसे अहम टूल क्या हुआ कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह को हम जल्दी उठें और सूरज के साइकिल के साथ रहें। इसी तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए नहाएं डेली, और 5 वक्त का अगर लोग वज़ू कर लें तो इससे तो बड़ी बात ही कोई नहीं है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप ब्रश करें या मिसवाक करें, और मिसवाक इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारी जो मिसवाक है वो हमारे नेटिव हो, हमारे इलाके का पौधा हो। जी सर। वो आपके लिए सबसे अच्छी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसवाक में हम प्रिजर्व हो सकती हैं, वो हम टूथपेस्ट में नहीं रख सकते, जैसे टैनिक एसिड है, जैसे और बहुत सी रेजन्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी यूज़फुल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम मिसवाक में तो मिल सकते हैं हमें, लेकिन वो हम टूथ पेस्ट में नहीं प्रिजर्व नहीं कर सकते। सर, मिसवाक से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक भी मुझे याद आई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक हर वक्त अपने पास रखना और उसको करते रहना जो है ये भी आपको जन्नत में जाने का सबब बन सकता है। देखें आका अलैहिस्सलाम से बड़ी कोई ज़ात अल्लाह के बाद दुनिया में ना थी ना है। बेशक।
उनका जो कहा है, वो जो डिवाइन ने कहा है, उसकी तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हम इसको किताबी तौर पे भी देखें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ठीक है, मिसवाक पे मैंने एक थीसिस भी लिखा किसी ज़माने में, मिसवाक पे मैंने काफ़ी रिसर्च की है। तो जो मिसवाक है और अपने नेटिव पौधे की और अपने इलाके के पौधों की मिसवाक है, वो आपको बेशुमार चीज़ें फराहम करती है। सबसे अहम बात यह कि वो बायो कंपैटिबल है, वो आपके साथ आपकी बॉडी के साथ कंपैटिबल है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हम सबको मिसवाक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन मिसवाक करने का तरीका है, उसका ब्रश बहुत बड़ा ना बनाया जाए, छोटा सा ब्रश बनाया जाए ताकि आपको एक्सेसिव सैलिवेशन भी ना हो और आपके मसूड़े ज़ख्मी ना हो। तो और सॉफ्ट हो, जो भी आप मिसवाक कर रहे हो वो वेरी सॉफ्ट हो, ताकि उससे मैकेनिकल इंजरी ना हो। इसलिए ये दूसरी बात होगी कि हम मिसवाक करें या हम अपनी ब्रश करें। यहाँ पर ना सर एक चीज़ और भी मैं साथ ही मैं चाहूँगा कि मैं मुस्तफ़ीद हो जाऊँ, वो ये है कि सर एक आदत भी तो बनानी चाहिए, कि हैबिट होनी चाहिए ना, कि हम जब खाना खाएं तो खाना खाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, हमें कुली करनी चाहिए, और हमें खाना खाने के बाद फिर दोबारा जो है वो कुली और ब्रश करना चाहिए, तभी हमारे दांत सेहतमंद रह सकते हैं। क्या सर आप इस बात से एग्री करते हैं? देखें, जहाँ तक सुबह की बात है ना, उसमें तो ये बात दुरुस्त है कि सुबह के टाइम चूँकि सारी रात की जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी मुंह के अंदर हो रही है, जो भी डाइजेशन के काम हो रहे हैं, जब हम रात को सोए होते हैं तो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी मेंटेनेंस भी हो रही है, और इसके अलावा कुछ खुराक के जो ज़र्रे रह गए हैं वो भी वहाँ पुट्रीफाई भी कर सकते हैं, गल सड़ भी सकते हैं। और जो मुंह के अंदर नॉर्मल एक फ्लोरा है, जो नॉर्मल हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, वो भी अपना काम कर रही है। तो इसलिए हमें सुबह सवेरे उठ के मिसवाक या ब्रश कर लेना चाहिए। जी सर। ठीक है। और बाकी हर दफ़ा मिसवाक या ब्रश करना, हर नमाज के साथ मिसवाक करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पेस्ट या ब्रश करना हर बार कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और उसमें 1 या 2 बार ब्रश करना भी काफ़ी हो सकता है। लेकिन इस दौरान में आप, अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है बड़ों में, तो आप नमक वाले पानी से कुलियाँ कर लें, वो बहुत अच्छा माउथ वॉश भी होगा। अच्छा, ठीक है सर, अब हम ना आते हैं एज ग्रुप्स की तरफ, यानी कि जो किड्स हैं उनके प्रॉब्लम अलग से हैं, जो मेल एंड फीमेल के प्रॉब्लम्स हैं क्या वो कॉमन हैं या इनमें कितना डिफरेंस है, और ओल्ड एज ग्रुप के जो अफराद हैं लाइक सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सर अब हमें आप स्टार्ट किस से आप लेंगे और कहाँ से हम अपनी कम्युनिटी के जो है वो ओवरऑल डेंटल अवेयरनेस सेहत के एतबार से देना चाहेंगे? उसमें पहली बात तो यही है जो भी आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या वो चीज़ें हैं मुख्तसरन जिसको अडॉप्ट और ऑप्ट करने से हमारी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी ओरल हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहे। वो 4 चीज़ें हैं। मैं भी आपको अभी अपनी बात को ख़त्म करने से पहले 2 चीज़ों का मैं जिक्र करना भूल गया। वो ये है कि भी एक तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि हमें सर्केडियन रिदम के साथ जीना है। हमारी जो उठना बैठना है वो इस जो सूरज का साइकिल है इसके साथ होना चाहिए। अगर हम बहुत लेट रात को सोएंगे फिर भी हम अपनी ओरल हेल्थ को भी मजरू करेंगे जितनी हमारी जनरल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा एक तो ये बात होगी कि आप सर्केडियन रिदम के साथ जिए। सुबह जल्दी सोने का मीन के एवरेज क्या होनी चाहिए? एवरेज तो उसूलन तो ये होनी चाहिए कि 2 घंटे आप इशा के बाद आप सो जाएं और अपना खाना इशा से पहले। लेट टू लेट आप रात 11 बजे तक सो जाएं। बहुत देर मेरा ख्याल है कि 11 बजे से भी पहले हमें सो जाना चाहिए। सोने की आदत डालनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, इस्लाम भी इसका मुतकाज़ी है, इसका तकाज़ा करता है। और यकीनन हमारी जो, अगर हम किताबी तौर पे भी देखें तो ये नहायत ज़रूरी बात है। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है सिवाय हमारे मुल्क के, या बहुत थोड़े मुल्कों में और भी शायद कहीं हो, कि भी लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। चाहे आप यूरोप देख लें, चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब में तकरीबन, और भी इवन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी यही प्रैक्टिस होती है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो है कि बुज़ारी खुराक से बचना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि जो अर्बनाइजेशन के साथ बेशुमार प्रॉब्लम आगे आ गए। देहात में रहने वाले आदमी को किसी ज़माने में प्रॉब्लम कम थे, अगरचे वो भी इसका शिकार हो रहा है, लेकिन जो अर्बनाइजेशन हुई है, जैसे हम शहरों में आ गए हैं, उससे हम हमारी जो उठना बैठना है और जो हमारे काम काज और हमारी मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि हम अपनी फूड में वो फाइब्रस जो एलिमेंट है वो हमारा कम हो गया है। तो हमें दूसरा जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम फाइब्रस फूड, यानी जिसमें रेशे ज़्यादा हों, वो इस्तेमाल करें। और
और अगर आप किसी भी फूड के माहिर से पूछें, खुराक के माहिरीन से अगर आप पूछें, तो यकीनन आपको बताएगा कि हम ब्लेंड करके जो चीज़ों को खाते हैं ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ठीक है सर। और इसी तरह जूसेस पीना कोई मुनासिब बात नहीं है। लोग सुबह सैर करके लंबे लंबे ग्लास जूस के पी रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। तो हमें ये चाहिए बूढ़ों के लिए या बच्चों के 12 यानी कि साल जो से एक एप्पल खाने का एक ट्रेंड था पहले, फ्रेश एप्पल खाने का, वो ठीक है, कोई भी फल, बजाय मैं इसके कहूँगा- कि आप उसका जूस बनाए और फिर वो मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने इलाके के फल हमें खाने चाहिए। मतलब हम झंग में रह रहे हैं तो जो झंग के तरबूज है या झंग के जो भी फल हैं, बेर हैं, ठीक है, इसी तरह से जो भी फल जो झंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अमरूद यहाँ काफ़ी बनता है, तो जो हमारी आबो हवा के पौधे होंगे ना वो हमारे लिए बेहतर हैं दूसरे फलों से। यकीनन वो सब भी फल सारे ही बहुत अच्छे हैं, जी ठीक है। तो दूसरी जो बात मैंने सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि सर्केडियन रिदम के साथ जिएं। दूसरा मैंने कहा कि अपनी फूड में बाजारी खुराक से बचें और फाइब्रस एलिमेंट, फाइब्रस फूड का इस्तेमाल बढ़ा दें, ठीक है जी। और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रश या मिसवाक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जी सर। एक तो मौसम भी हमारे बहुत गर्म हो गए हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हमारे मुंह के अंदर डेली 1.5 लीटर सलाइवा स्क्रीट होता है। ओके सर। 1 से 1.5 लीटर सलाइवा एक एवरेज बंदा जो है उसके मुंह में स्क्रीट होता है। तो इस सलाइवरी जो सिक्रीशन है उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हों और किसी हद तक हमारी खुराक में पोटेशियम का या सोडियम का इस्तेमाल भी हो, और हम अपनी एक बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर प्रोटीन भी हों एक ख़ास हद में, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, पानी भी हो, फाइबर भी हो, वाइटामिन्स भी हों। तो खुराक के जो सारे एलिमेंट हैं वो उसमें शामिल हो, ये आपकी डेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगी। ये तो थी बात अभी जो आपने पहला सवाल पूछा, उसकी मैंने 4 बातें बताई हैं। सर्केडियन रिदम के साथ जिएं, बाजारी खुराक से बचें, फाइब्रस फूड बढ़ाएं, रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रश या मिसवाक टाइम पर करें। जी सर। इन 4 बातों से इंशाल्लाह आई होप कि अगर इस पे अमल करते हैं बहुत सारी तकलीफ़ों से जो डेंटल में आपको फील होंगी उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपने कहा कि हम कहाँ से शुरू करें, तो मैं सबसे पहले बच्चों की डेंटल हेल्थ पे आऊँगा। गुड सर। जैसे मैंने भी कहा कि अर्बनाइजेशन की वजह से ना हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हो गए हैं जी सर। जो पहले कभी नहीं थे। मैं तकरीबन पिछले आप कह लें कि 25 बरस हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो इन 25 बरसों में जो ट्रेंड्स चेंज होते हुए देखे हैं वो शायद पहले जितनी एग्रेवेशन और जितनी बढ़ गए प्रॉब्लम वो पहले कभी नहीं था। बिल्कुल ठीक है सर। अब जैसे देखें कि जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो अब बड़ा कॉमनली उनके दांत भी रप्ट हुए होते हैं। ठीक है सर। जो दांत बच्चे पैदा होने के साथ ही वो नेटल टीथ हैं और जो उसके बाद पैदा हो जाएं वो नियोनेटल टीथ हैं। नेटल और नियोनेटल टीथ जो है ना वो अपनी जगह पे एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और हमें हमारे यहाँ जो हमारे मिथ्स हैं उसमें हम कहते हैं ये शायद बदकिस्मत है या इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या कोई आफत है। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, बल्कि हमारी आबो हवा की तब्दीली के साथ ही एक प्रॉब्लम बढ़ गया है। एक तो मैं माओं से ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसासत से तो कि इस बात से बहुत ज़्यादा वरी ना करें, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहें। जी जी। हमारे माइज हॉस्पिटल में भी ये सहूलत मैसर है कि आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। जी जी। अच्छा, उसके साथ जो दूसरी बात है वो बच्चों के दांतों में अब कैविटीज़ बनती हैं और रैम्पेंट कैविटीज़, रैम्पेंट केरीज़ बहुत बढ़ गई है जी। रैम्पेंट केरीज से मुराद ये है कि एक ऐसी कैविटेशन की ये किस्म है जो दांत को बहुत तेज़ी से खा जाती है। उससे क्या होता है, बच्चे शुरू में ही नहायत दर्द का शिकार रहते हैं, उससे उनकी जनरल हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं होती। जो बच्चों के पहले 18 माह हैं, जब हमारे जो डेंटिशन जो मिल्की डेंटिशन उसका स्टार्ट जो है उसका आगाज़ 6ठे माह से हो जाता है। जी जी। 6ठे माह से लेकर 27वें महीने में तकरीबन हमारा आखिरी दांत मुकम्मल होता है जो मिल्की डेंटिशन ये दूध के दांत है। जी सर। तो इस टाइम के दौरान मेरी सबसे ये गुजारिश है, एक तो मदर फीड हो, उसके बाद फिर उसके लिए फाइब्रस फूड का इस्तेमाल शुरू करवाया जाए बच्चों को, ताकि बच्चों के सेहतमंद दांत हों। जी सर। जंक्स या कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा मीठा जो स्लो रिलीज़ हो, मुस्तकिल दांतों पे लगा रहे, जमा रहे, पड़ा रहे, उसके साथ बच्चों के दांतों में कैविटेशन का अमल बहुत तेज़ी से शुरू होगा और उसके साथ फिर हमारा जो तकलीफ़ का एक अमल शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है, हमारे पास इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतने डेंटल डॉक्टर नहीं हैं जो इन सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट दुरुस्त कर सकें। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम डेंटल कम्युनिटी में ये अवेयरनेस करें। आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं ये चाहूँगा, सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों की डेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, माँ का दूध वो पिएँ और वो फाइब्रस फूड लें ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चे जंक से जितना हो सके कम करें। अगरचे सारा हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने स्कूल में, अपने जहाँ से बच्चे का जो उसकी जो फूड सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें।
अगर बच्चों को हम ग़िज़ा सही नहीं फराहम कर सकते, कॉलेज में खुद जाएं, उनकी कैंटीन पर देखें कि उसको अच्छी ग़िज़ा मिल रही हो और उसमें जो जंक्स हैं वो कम रखें। घर से खाना बना के अगर दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। घर की रोटी उसको बना के दें, पराठा बना के दें उसको, घर की चीज़ें उसको ये दें। जो किड्स हैं ना सर, ये तो पेरेंट्स पे डिपेंडेड होते हैं कि इन्हें पेरेंट्स जिस तरह की डाइट देंगे वैसे ही इनकी जो है वो ग्रोथ होगी। लेकिन सर अब मैं ये चाहूँगा कि जो मेल एंड फीमेल के डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनमें डिफरेंस क्यों है? जबकि एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली है, लेकिन इस बावजूद इसके जो जेंट्स के डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो फीमेल्स के नहीं हैं, और जो फीमेल्स को जेंट्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इसकी क्या रीज़न है? मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपके इन सवालों से, दिस इज़ वंडरफुल। जी सर। मर्द व ख़वातीन के दांतों में एक बुनियादी फ़र्क उनकी जिस्मानी साख से भी ताल्लुक़ रखता है। जी सर। अब देखें कि जो फीमेल्स हैं उनकी जिस्मानी साख्त अल्लाह पाक ने कुछ और बनाई है और मर्दों की जिस्मानी साख्त उसके मुकाबले पे कुछ और है। उनके हार्मोन्स कुछ और हैं, एस्ट्रोजन है, उनके दूसरों के हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों में तो जो एक तखफीफ है, जो एक फ़र्क है, जो इसमें फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। जी सर। दांतों के जो मर्दों के प्रॉब्लम है वो बहुत सारे कुछ कॉमन है और बहुत सारे यकसर मुख्तलिफ हैं, और ख़वातीन के दांतों के जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अब जो ख़वातीन हैं, एक तो जो मैरिड ख़वातीन हैं, सबसे पहले हम बच्चियों की बात करें। बच्चियों के दांतों में आज के ज़माने में फाइब्रस फूड ना होने की वजह से दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना या बेतरतीब होना या उसको क्रुकेड होना या उसमें क्राउडिंग होना बड़ा कॉमन हो गया है, जो उसकी सेल्फ एस्टीम को, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत डैमेज कर रहा है। यकीनन मेल्स में भी है, लेकिन मेल का चलो वो बड़े हो जाते हैं कुछ बियर्ड के साथ और इस तरह करके कुछ वो छुप जाता है, लेकिन बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है जी सर। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन में जो बच्चियाँ हैं छोटी, उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखा जाए और उनको आप शुरू में डेंटिस्ट के पास ले जाएँ। अगर आप देखते हैं उसमें एक तो फीडर जो है ना वो बच्चियों में नहीं देना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ चूँकि हमारी माएँ भी बहुत सारी बेचारी हाउस वाइफ नहीं हैं, वो वर्किंग विमेंस हैं और हमारे यहाँ डे केयर सेंटर की बहुत कमी है, तो वो बच्चों से के लिए एक तो वो उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं, दूसरा उनको वो फीडर पकड़ा देती हैं। मैंने देखा है कि बाज़ बच्चे या बच्चियाँ 5 या 7 साल तक भी फीडर पी रहे होते हैं। तो बच्चों के जो प्रॉब्लम हैं, जो बच्चियों के प्रॉब्लम स्पेशली वो ये हैं कि उसमें दांत ऊंचे हो जाते हैं, उनकी बोन भी ऊंची हो जाती है, बाद में मैक्सिला जो ऊपर की बोन है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। जी सर। उससे उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट आता है। हमारे बच्चियों को खूबसूरत होना चाहिए, वो अच्छी लाइफ गुजारें, एक हर बंदा अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारें। सपोज़ के जिन बच्चियों के दांत टेढ़े होते हैं उनकी अलाइनमेंट के लिए जो है वो क्या तदारुक किया जाता है? उनके अलाइनमेंट के लिए कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक मोटी सी बात तो ये है कि जब वो मिक्स डेंटिशन में हो, यानी जब उनके दांत गिर रहे होते हैं जो कि 6ठे साल से 12वें साल तक का टाइम है, उसमें हम इंटरसेप्शन एक तरीका है, इंटरसेप्ट कर देते हैं उसको। उसके लिए हम रिमूवेबल अप्लाइंसेस भी इस्तेमाल करते हैं और उस दौरान भी कुछ फिक्स अप्लाइंस इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी तारें, कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसी अप्लाइंसेस हम लगाते हैं जो बच्चे खुद लगा सकते हैं। वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो आपके जो बच्चे जो 6ठे साल से 12वें साल के दरमियान में और उनके दांत टेढ़े हो रहे हो या बहुत ज़्यादा फीडर पिया हो उन्होंने, या उन्होंने बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसा हो, या ऐसे बच्चे जिनमें क्लेफ्ट पैलेट थे, खुदा न खासा बाद लोगों में होता है ना वो क्लेफ्ट हो जाता है उसके लिप पे या उसके पैलेट पे, तो उन बच्चों के लिए मैं आपसे को बताऊंगा कि उसको वो अर्ली एज में ही डेंटिस्ट के पास ले जाएं। अगर वो मुनासिब समझेगा तो उसके लिए वो उनको रिकमेंड करेगा कि वो ऑर्थो अप्लाइंसेस रिमूवेबल उतरने चढ़ने वाली तार वो लगा लें। उस वक्त इसलिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हमारी जो हमारी बोन है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम उसको ग्रोथ मॉडिफिकेशन में चले जाते हैं। हम ग्रोथ उसी तरह ही होनी है लेकिन उसका हम टाइम चेंज कर देते हैं। ग्रोथ मॉडिफिकेशन से उनके चेहरे पे एक अच्छा इफेक्ट आएगा। दूसरी बात जो भी आपने की, क्योंकि वक्त की कमी भी है, वो ये है कि जो बच्चियों से अब हम बड़े एडल्ट जो बच्चियाँ हैं उसमें आ जाते हैं। जी बिल्कुल। जो 12 साल जो प्री एडोलेसेंट टाइम है, जो बलूगत से पहले का, आप ज़रा सा पहले का टाइम, टीन एज ग्रुप, जो टीन एज ग्रुप से ज़रा सा ऊपर कर लें या टीन एज ग्रुप कर लें, तो बलूगत से पहले का जो टाइम है उस दौरान भी बच्चों को फिक्स अप्लाइंस लग जाएगी। बच्चियों में वो 11 साल पर रिकमेंडेशन हो जाती है उसकी, 12वें साल में भी जितना अर्ली हो जाए, अगर उसके दांत टेढ़े हो गए तो उसमें लगवाए।
और इसी तरह छोटे बच्चियों में अगर कैविटीज़ बन गई हैं तो उसको वो जल्दी रिस्टोर करवाएं। और उसके बाद फिर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उसके प्रॉब्लम मेल के मुकाबले पे यकसर मुख्तलिफ हैं। अगर वो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं या वो फीडिंग करवा रही हैं, बच्चे को फीड करवा रही हैं, तो उस दौरान में उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी एहतियात उसमें हमें बरतनी है। ख़वातीन जो प्रेगनेंसी हो जाए अगर किसी को, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई दवाई नहीं दी जा सकती अगर डॉक्टर जब तक रिकमेंड ना करे। जो आप एक दूसरे से पूछ के हरगिज़ दवाइयाँ ना लें, मेरी आपसे गुजारिश है इस प्रोग्राम की वसात से कि वो बच्चियाँ ऐसी कोई चीज़ ना लें। ऐसी वो ख़वातीन जो मटर्निटी से गुजर रही हैं, जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ें ना लें जिससे उनके बच्चे पे, नई आने वाली औलाद पे बुरा असर पड़े, उसकी डेंटल या ओरल हेल्थ पे। इसी तरह जो मर्द हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं। मर्दों में हम देखते हैं कि ट्रामा बहुत है, मोटरसाइकिल चलाते हैं बच्चे, ट्रामा हो जाता है, उनको चोटें लग जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, दांत टूट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। इसी तरह जो मर्दों के प्रॉब्लम का औरतों से, अभी आपने पूछा कि जो मुख्तलिफ होना वो कैसे है। मर्दों में जो बहुत सारे प्रॉब्लम है वो स्मोकिंग की वजह से, बाद लोग जो स्मोक करते हैं या कुछ ऐसी बेवरेजेस ऐसी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिर हमारे दांतों पे कैविटेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे, मुंह में अल्सर बन जाते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम बन जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो मेल हजरात हैं, बाद में जो अपनी खुराक का, डाइट का ख्याल ना रखें या जो मैंने सारी बातें शुरू में कि उस पर अमल ना करें, तो उनके मुंह के अंदर ना पथरियाँ बन जाती हैं थूक की नाली में। जी डॉक्टर, ये भी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हुआ है। हम पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू की तो हम बहुत थोड़े लोगों को देखते थे, अब हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं। तो ये वाज़े फ़र्क जो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन की और प्रॉब्लम है, छोटी बच्चियों में और छोटे मेल बेबीज़ में प्रॉब्लम मुख्तलिफ हैं। तो आपको लम्हा बलम्हा अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। मैंडेटरी है कि हर 6 मंथ के बाद उसको विज़िट किया जाए, डॉक्टर को विज़िट किया जाए इस दौरान। क्योंकि दांतों में जब भी प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें होता क्या है, उसमें कोई आपको कंप्लेंट नहीं होती, कोई पेन नहीं होता शुरू में। तो जब वो हो जाता है तो फिर आपको रूट कैनाल में जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत महंगा प्रोसीजर है और तकलीफ दे भी है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ख़वातीन और मर्दों के प्रॉब्लम कुछ तो यकीनन कॉमन भी हैं और कुछ बहुत सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। उसके लिए अगर आप कभी दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर कुछ और भी टिप्स दूंगा जिसके साथ हमें अपनी डेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। लास्ट में मैं आपसे जो सीनियर एज ग्रुप के लोग हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके जो दांत हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं और दांत पूरे भी नहीं होते हैं, यानी कि 32 दांत नहीं होते, चंद दांतों के साथ जो है वो अपनी डाइट ले रहे होते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा दांतों की होती है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बड़ा ही अहम क्वेश्चन है आसिफ भाई, आपने बहुत ही जो होना चाहिए था, जो स्पिरिट थी इस प्रोग्राम की, मैं समझता हूँ कि वो आप उसको पूरा कर रहे हैं। जो बड़े बूढ़े हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हमें अब देखने को मिल रहे हैं। उसमें एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बूढ़ों में ना अक्सर या तो एक्सेसिव सेलिवेशन हो जाती है, नहीं थूक बहुत ज़्यादा शुरू होता है, और या उनके अंदर मुंह खुश्क हो जाता है। ये एक उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जब उनके अंदर मुंह खुश्क होता है तो उनके मुंह में बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा। अब इसका हल क्या है? हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, जो विटामिन B6 है स्पेशली, या B9 है या B12 है, ये सारे ये हम जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो सारे सेगमेंट हैं, ये हमारे मुंह की जो अंदर की झिल्ली है उसको दुरुस्त करवाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल जो बूढ़े लोग हैं वो करें, और उसके साथ उनके मुंह में बर्निंग नहीं होगी। हर बूढ़ा आदमी यही आके हमें बताता है कि जी हमारा जो प्रॉब्लम है वो बर्निंग हो रही है, या हमें बहुत ज़्यादा थूक आता है, या वो कहते हैं थूक आ ही नहीं रहा। तो जो सलाइवा है, जो हमारे मुंह के अंदर थूक है, उसका सेहतमंद होना और प्रॉपर मिकदार में सिक्रीट होना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरी बात जो बूढ़ों में बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, यानी बाज़ लोगों में एक दर्द शुरू होता है जो सडन होता है। ये बहुत कॉमन बात है, अल्लाह मियां हम सबको इससे महफूज रखे। लेकिन 40-50 के बाद अक्सर लोगों में, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, बल्कि ख़वातीन में तो 45 साल के बाद भी एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक बड़ी खबीस बीमारी है। वो उसकी पेन की नौयत अगरचे हमारे दांत की दर्द से मुख्तलिफ होती है, उसमें ठंडा गर्म नहीं लगता और वो रात को नहीं होती,
वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया तो लोग अपने सारे दांत निकलवा देते हैं जी डॉक्टर। लेकिन वो दर्द फिर वहीं रहता है। तो वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बाद लोग बूढ़ों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको भी अपने जब भी कोई पेन हो तो उनको फ़ौरन डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट करना चाहिए, या अपने फिजिशियन के पास भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं, सर्जन को भी दिखा सकते हैं, तो बेहतर होगा उससे बचने के लिए। जो तीसरी बात लोगों में वो होती है वो ये है, जो हमारा जो जॉइंट है इसके प्रॉब्लम बहुत, चूँकि उनके मुंह में दांत नहीं होते तो हमारे जॉइंट में कान के सामने दर्द होना शुरू हो जाता है। ये अक्सर बूढ़े लोग आके हमें कंप्लेंट करते हैं, तो उसके TM जॉइंट्स की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे अपने दांत अगर कुछ कम है तो उनको पूरा करवाएं, अगर कुछ भी नहीं है तो दांत लगवाएं। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम चूँकि लेंथी हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर वो मैंने आपसे उस पर मालूमात ना ली तो शायद हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव होने की वजह से उन्हें प्रॉपर देखा भी जाता है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं और इनको तसल्ली के साथ देखना, सुनना, टाइम देना ये भी ज़रूरी है। हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ पर अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होते हैं उनको अगर आप टाइम देकर सुने, उन्हें देखें और उन्हें समझें तो ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अमूमन ये देखा है कि बहुत से पेशेंट्स आपके पास जब आते हैं तो वो अपना दांत निकलवाने के घर से आ जाते हैं, या उनके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे होते हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि हमें हमारी जो है रूट कनाल आप कर दें या दांत रिप्लेस कर दें। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक्सपर्टीज़ हैं ये हर एक डॉक्टर में नहीं होती हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कम खर्च के लिए क्वाइक्स के पास चले जाते हैं, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, उस बारे में कहा आप बताइएगा। यकीनन जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमने नहीं की और हमें करनी चाहिए थी, और वो क्या हो सकती हैं। उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि नए ज़माने में हमारे यहाँ इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। यानी हेपेटाइटिस C है या हेपेटाइटिस B है, जो कि अमूमी तौर पे डेंटिस्ट पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसकी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इस क्रॉस इन्फेक्शन से यकीनन किसी हद तक शायद ये दुरुस्त भी हो अगर कहीं पे हम गलती कर रहे हों, तो हमें एक क्वालिफाइड जो लोग हैं उनके पास ही जाना चाहिए। और इस बात से अपनी सेहत को यकीनी बनाने के लिए हम कोशिश करें कि भाई हम एक मुस्तनद डॉक्टर के पास, एक मुस्तनद डेंटल सर्जन के पास विज़िट करें, और जो हमारे दांतों की और हमारी जान की अमूमी हिफाजत के लिए वो प्रॉपर मेजर्स लें। जैसे नए ज़माने में ऑटोक्लेविंग जो है ना, जो स्टीम के साथ इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करना है, वो नहायत एक अहम ज़रूरी बात है। तो जहाँ भी आप जाएं आप कोशिश करें कि वहाँ पे आप देखें कि उनके पास एक प्रॉपर ऑटोक्लेविंग मैकेनिज़्म हो, और वो चीज़ें जो सारी आप पे यूज़ हो रही हैं वो स्टरलाइज हों। एक तो इस बात का ख्याल रखा जाए। उसके बाद दूसरी जो भी इन्वायरमेंट है, इसके अलावा भी वो सारी की सारी ऐसी हो जहाँ पे आप जा सकें, बैठ सकें, और वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। इसी तरह से हमारी जो डेंटल हेल्थ है, जैसे मैंने भी कहा कि भी हमें फाइब्रस फूड का इस्तेमाल न सिर्फ करना है, बल्कि हमें जो हमारे जंक्स हैं, जो जंक फूड है, उससे हमें कोशिश करें कि अवॉइड करें, और कुछ ऐसे मीठे ना लें जो हमें स्लो रिलीज़ हों। इसी तरह से हम अपना उठना बैठना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो सर्केडियन रिदम जो है उसका ख्याल रखा जाए। हम जो अल्लाह पाक ने निज़ाम पैदा किया उसके साथ अगर हम रहेंगे तो हमारी उसके हेल्थ पे उसके बहुत अच्छे असरात आएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है, जो भी आपने टिप्स हमें दी। अब मौजूदा या आने वाले कुछ ऐसे मुतासरीन भी हैं जिनके दांतों का प्रॉब्लम है कि उनको निकलवाया जा सकता है, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, उनको नए दांत लगाए जा सकते हैं, उनकी रूट कनाल हो सकती है, ETC और बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब आपने एक बड़ा ही वेल फर्निश्ड एंड न्यू वेल ऑर्गेनाइज्ड आपने एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो उसमें फ़र्दर क्या आप सर्विसेज दे रही हैं आज के ट्रेंड के मुताबिक, न्यू ट्रेंड जो है वो क्या दे रहे हैं आप, इस बारे में काइंडली बताएं। मैं बड़ा मशहूर हूँ, आपका एक बार शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात पूछी।
ये जो हमारा हॉस्पिटल है, ये एक जनरल हॉस्पिटल है जिसमें डेंटिस्ट्री भी एक सेगमेंट के तौर पे शामिल है, और ये हमारा लाइसेंस्ड हॉस्पिटल है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के साथ में, सिर्फ एक लाइसेंस्ड हॉस्पिटल है। दूसरी बात ये है कि इसमें ना सिर्फ डेंटिस्ट्री की बल्कि जनरल सर्जरी की और मेडिसिन की और तमाम जितनी भी सहूलत है उसमें जो बिल्कुल नए गैजेट्स का इस्तेमाल है वो बड़ा कॉमनली हो रहा है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो जहाँ पे जनरल सर्जरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके जो फ्लोर्स हैं वो भी हमने इंपोर्ट किए हैं। हमने होमोजीनियस विनाइल शीट उसमें लगाई है, जो कि अभी बहुत सारे हॉस्पिटल में कहीं लग रही होगी या कहीं शायद वो लगा रहे हों, लेकिन हमारे पास वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हमारी सारी इन्वायरमेंट, जैसे भी मैंने कहा कि वो ऐसी है जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, यानी एक मरीज़ से दूसरों को इन्फेक्शन ना हो और एक डॉक्टर से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो, और एलाइड जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनसे या मरीज़ों से एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, यानी क्रॉस ना करें इन्फेक्शन, एक मरीज़ को दूसरे मरीज़ से भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए जो हमारे हॉस्पिटल में जो सारी इन्वायरमेंट हो इस लिहाज से डिज़ाइन की गई है। इसको आप देख भी सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। दूसरी बात ये कि जो जहाँ तक डेंटिस्ट्री की बात है उसमें हम बिल्कुल नए, मतलब हमने रोटरी एंडो यहाँ पे हमारे पास शुरू है, जो ज़रा ज़्यादा तेज़ तरीका है डेंटल जो दांतों को बचाने का। उसमें जो हमारी रूट कैनाल है वो थोड़ा काफ़ी सारा कम वक्त लेती है और वो तकलीफ़ से जल्दी निजात दिला देती है। और उसके अलावा हम यहाँ पे इम्प्लांट्स नए ज़माने के में जो लग रहे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरह प्रोस्थेसिस की बात करें, डेंटल प्रोस्थेसिस, तो वो भी हम बेहतर लगा रहे हैं। इसी तरह से जो नई जनरेशन आ गई हैं फिलिंग मटेरियल्स में, जैसे अब हम कहते हैं कि जी ग्लास एनोमर में 9th जेन आ गई है, वो मटेरियल हम कहीं परमानेंट, वैसे ग्लास एनोमर एक टेम्परेरी मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे पास वो वाले मटेरियल भी अवेलेबल हैं जो कि नई जनरेशन हैं, जो नए किस्में आई हैं, जिससे हमारे लोगों को बहुत खातिर का फ़ायदा हो सकता है। यानी कहीं पे भी जो पूरी दुनिया में जो भी डेंटिस्ट्री हो रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माइज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है और लोग जब चाहें इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम ये इस बात को, जो हमारी CQI है, जो हम कॉन्टीन्यूस, जो हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस जो हमारी कमेटी है वो इस बात को देख रही होती है इस हॉस्पिटल की कि हम उसको कैसे हर वक्त इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी CQI में बड़े मुस्नद लोग शामिल हैं, उसमें सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सारे लोग इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं। ये कमेटी बनी है जो हमारे हेल्थ केयर कमीशन की रिक्वायरमेंट भी है, जो हमारे हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट को दुरुस्त करने के लिए मुस्तकिल काम भी करती है, और उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स भी हम अपने पास रखते हैं जो उनकी मीटिंग नॉर्मली होगी कि हम इसको कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। जी सामीन और नाजरीन, ये थे हमारे साथ माइज़ हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब। सामीन और नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब ना कि एक प्रिंसिपल डेंटल सर्जन हैं